देखिए, तो आज का टॉपिक है हम लोग का प्रोसेस कॉस्टिंग। कॉपी में हेडिंग दे दीजिए प्रोसेस कॉस्टिंग। पेज नंबर कितना बताइए? 19। ओके। तो भाइयों और बहनों, व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग? तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। जब हम लोग प्रोसेस का खर्चा निकालते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? प्रोसेस कॉस्टिंग। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ना प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस मतलब होता है हर वो इंडस्ट्री जहां पर स्टेज बाय स्टेज काम होता है, धीरे धीरे काम होता है। कैसे काम होता है? धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज। ऐसा कहां होता है बताइए? एक तो ऐसा इंडस्ट्री का नाम बताइए जहां पे एक बार में सामान नहीं बनता है, धीरे धीरे सामान बनता है, टाइम लगता है बनने में, लंबा प्रोसेस है। बताइए कौन सा इंडस्ट्री? कैसी? लेदर बैग फैक्ट्री कह सकते हो आप, कह सकते हो आप। शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सिर्फ जहां पे प्रोसेस ग्रोथ इंडस्ट्री, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम क्या होता है? धीरे धीरे, एक दिन में बना के नहीं दे देता है। कह सकते हो आप। लिखिए, प्रोसेस कॉस्टिंग इज द मेथड। आज पहला क्लास है तो खाली कॉन्सेप्ट लिखना है, लिखो। प्रोसेस कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ, अनदर बिग चैप्टर गाइस, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। प्रोसेस कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग cost of processing industry. कॉस्ट ऑफ कौन सा इंडस्ट्री बताइए? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उसका बताइए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए। फॉर एग्जाम्पल ऑयल रिफाइनिंग, कॉमा सुगर इंडस्ट्रीज, कॉमा केमिकल इंडस्ट्रीज, कॉमा पेंट मैन्युफैक्चरिंग, etc. etc मतलब एटसेट्रा। बोलिए। अब वही तो, आप आते हैं महीना में एक बार, वो भी लेट्स। देखिए, आ जाओ, अब लिखो। रेडी ना? कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखिए। दो हो गया ना, पहला डेफिनेशन, दूसरा एग्जांपल, तीसरा होगा ना जी। तीसरा लिखिए, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस बोले अरुण, फिर से बोले क्या बाबू? नॉर्मल लॉस। आगे आ जाओ ना, दिक्कत हो रहा तो आगे आ जाओ फर्स्ट बेंच में। हमारे दोस्त तो बैठा हो फर्स्ट बेंच में। नॉर्मल लॉस। अच्छा, नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? देखिए, नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है तो नाम से पता चल रहा है ना। क्या पता चल रहा है नाम से बताइए? नहीं, नॉर्मल लॉस का मतलब क्या पता चल रहा है? हाँ, जो होते रहता है, जो होता है, जो होगा ही, आप उसका अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कि जैसे अंडा का फूटना, ठीक है बोलो, अंडा है तो फूटेगा ही भाई, अंडा है तो फूटेगा ही। ये कौन सा लॉस? सबसे अच्छा पेट्रोल, समझते हैं पेट्रोल? पेट्रोल अगर आप एक बोतल में रख देंगे ना तो धीरे धीरे क्या होगा बताइए? उड़ जाएगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इवेपोरेशन। क्या होता है ये? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण तो अपने आप उड़ जाता है। ये कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। ये होगा ही होगा, होगा ही, यू कांट अवॉइड इट। लिखिए, दीज आर एक्सपेक्टेड लॉस। प्रोसेस कॉस्टिंग में नहीं, ये वर्ड ज्यादा यूज होता है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। ओ माय गॉड, लिख दिए। नॉर्मल लॉस के बारे में लिखिए, दीज आर एक्सपेक्टेड लॉस बस। दूसरा अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, एबनॉर्मल लॉस।
देखिए क्या होता है ना, जैसे कोई भी जहां पर सामान बनता है, कुछ नुकसान ऐसा है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो होगा ही हो, बस वो होगा ही। नहीं, कुछ नुकसान नुकसान ऐसा होता है जो हम लोग जबरदस्ती कर देते हैं, बात समझे? तो उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस में फर्क क्या बताइए? नॉर्मल लॉस आर एक्सपेक्टेड, बस। जैसे जीरोक्स मशीन में देखिए, बहुत सारा प्रिंट आउट जब निकलता है, एक आध तो प्रिंट आउट खराब हो जाता है। बहुत बार क्या होता है, कार्टेज जब आप चेंज होता है, जब उसमें इंक चेंज होता है, तो बहुत बार इंक चेंज होने के कारण ना उतना अच्छा क्वालिटी नहीं आता जितना आना चाहिए, तो एक दो वेस्टेज होगा। ये कौन सा लॉस है बताइए? नॉर्मल। लेकिन अगर मशीन में अगर आप कुछ गड़बड़ी कर दिए, अगर अगर पेजेस सही से सेटिंग नहीं किए, तो बहुत सारा नुकसान हो गया। ये कौन सा लॉस है बताइए? थोड़ा और स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोले तो द लॉस ओवर एंड अबव द नॉर्मल लॉस इज नोन एज नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के ऊपर जो लॉस होता है उसको कौन सा लॉस बोलते हैं बाबू? एबनॉर्मल लॉस इंसान की गलती के कारण होता है, मशीन की गलतियों के कारण होता है। जैसे बात समझिए, 10 बजे से मान लीजिए क्लास है, तो मान लीजिए कितना भी करे 5 मिनट 10 मिनट लेट हो, वो कौन सा लॉस हो गया बताइए? नॉर्मल। वो कौन सा लॉस हो गया बताइए? नॉर्मल। लेकिन ऐसे सूजल आया, गेट कूट के गेट खोलना पड़ा, गेट खोल के अंदर बुलाया बच्चा को, बस में फिर वो बोले क्या बाबू इतना लेट कर दिए, ये कौन सा लॉस हो गया बताइए? ये ओवर एंड अबव हो गया। ओवर एंड अबव को क्या बोलते हैं बताइए? नॉर्मल। आप देखो, सबसे अच्छा चीज आप देखो, हम लोग इतने दिन से क्लास करें, देखो कॉस्टिंग में अब सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, टैक्स में भी अब सिलेबस कंप्लीट होना है, एक दो चैप्टर सब में छोटा छोटा बाकी है। इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट भी हो गया, आपको सजेशन भी दे दिए, सजेशन विद सॉल्यूशन आज देंगे। आज आपको जो पीडीएफ देंगे उसमें आंसर के साथ पीडीएफ ग्रुप में भेजेंगे, जहां पे आंसर्स भी दिए रहेंगे। बस वो पीडीएफ रेडी है, बस एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे भेज देंगे, ग्रुप में हो गया। बात समझ रहे ना? तो ये भी आपका हो गया। हाँ, कंज्यूमर बिहेवियर में भी एक छोटा सा टॉपिक बाकी, कल उसको भी उड़ा दिया जाएगा आराम से। तो भाइयों और बहनों देखो, सीन क्या होता है ना, कोई भी चीज देखो क्या होता है, जैसे एक तो इसमें दो तरह का एटीट्यूड होता है इंसान। एक तो क्या होता है कि आप 5-5 घंटा रोज पढ़िए, बस ठीक से नहीं पढ़ी। और एक क्या होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाओ, रोज खाओ। अब देखो, आप लोग कुछ बच्चे ऐसे जो रोज ट्यूशन आते हो, स्टार्टिंग से एवरीडे, कभी में भी किसी रीजन से नहीं आए होंगे, लेकिन एवरीडे ही आप आने का कोशिश करते हो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है ना कि आपका बैकलॉग्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको एटलीस्ट पता है कि भाई इस कॉस्टिंग के बाद ये वाला कॉस्टिंग पढ़ाएगा, ये चैप्टर में ये टॉपिक था। अगर क्लास में जो सम्स अगर आप उतना भी कर लेते हो तो फेल तो आप नहीं होंगे। तो इसीलिए आप ऑनलाइन क्लास करिए चाहे ऑफलाइन क्लास करिए, एक तो रूटीन बना लिया करिए कि भाई हमको रोज आधा घंटा ही पढ़ना है, एक ही घंटा पढ़ना है, बात समझे ना? तो रोज अगर आप 1 घंटा, ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, रेगुलर एवरीडे, वो लोग एवरीडे एकदम एक तो क्लास करके कर लेता है। इससे क्या होता है, उसका पढ़ाई का बर्डन नहीं रहता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एकदम लास्ट में पढ़ेंगे, एकदम परसों एग्जाम है तो आज से पढ़ना स्टार्ट करें, तो उसमें क्या होता है ना, दिक्कत हो जाता है, समझे? उसमें क्या होगा, थ्योरी सब्जेक्ट तो आप कर लोगे, थ्योरी सब्जेक्ट उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नहीं हो, लाइक कॉस्टिंग, टैक्सेशन, ये सब आप नहीं कर पाओगे, बाउंस बैक हो जाएगा। क्योंकि आप देखे होंगे इतना सारा सम लोग किया चैप्टर में, ऑलरेडी चैप्टर्स कितना कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है। अगर आप ठीक से करोगे, जैसे आज प्रोसेस का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, फिर अगला दिन क्या करें, प्रोसेस का बेसिक सम्स कराएंगे, फिर एडवांस सम्स कराएंगे, तो अगर आप रेगुलर करोगे तो समझ जाओगे भाई ये सब हुआ। अब सपोज आज किया, अगला दिन नहीं आया, तो फिर खत्म हो गया। फिर आपको उसके बाद से कुछ समझ ही नहीं आएगा, मैं कहा हूं माँ वाला फीलिंग आए। कुछ बच्चे लोग आके भी नहीं लिखते क्लास में, आपको तो बोले नहीं, हमारे कुछ बच्चे लोग, कुछ में अगर आप है तो अलग बात है। एबनॉर्मल लॉस में लिखिए, these are over and above, these are over and above normal loss। ये नॉर्मल के ऊपर होता है। अगला लिखिए, एबनॉर्मल गेन, लिखिए प्लीज, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन, ये सब वर्ड ना काम आएगा समझ में। एबनॉर्मल गेन वर्ड का मतलब क्या होता है बताइए? नॉर्मल लॉस जो है ना, उससे कम अगर लॉस हुआ है तो वो आपका गेन। क्या जबरदस्त, यहाँ पे डेफिनेशन पूरा अलग है, यहाँ पे वो डेफिनेशन नहीं जो आप सोच रहे हो। अगर नॉर्मल लॉस जितना, देखो हम आपको 12 बोल, अगर मान लिया हर बिजनेसमैन एक एक्सपेक्ट करता है कि 5% नुकसान हो, 10% नुकसान हो। बस आप लोग कोई अगर मोदी दुकान खोल के बैठे होंगे तो आपको पता हो कि अगर मान लिया अंडा आएगा, तो अंडा में भाई पता है कि 1-2 नुकसान हो गए, तो एक अंदाजा लग जाता है कि इतना परसेंट मेरा नॉर्मल लॉस होगा। कुछ सामान ऐसा होता है, वेस्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं, वेस्टेज। कोई भी सामान बनता है ना, तो 2-4%, जैसे कोई बड़ा बड़ा मशीन में सामान को उठा करके डालना पड़ता है, रॉ मटेरियल को, तो रॉ मटेरियल जो मशीन का जो कंटेनर में डालिएगा, बहुत सारा माल बाहर फेंका जाता है, तो उतना नुकसान होगा, यू कांट अवॉइड इट। आप सोचिए जरा भी वेस्ट ना हो, एकदम नुकसान। सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए ना,
पेट्रोल अगर पेट्रोल पंप वाला डालता है तो सिस्टमेटिक वे में डालता है, लेकिन पेट्रोल अगर हम लोग बाइक में डालेंगे अपने से, अगर हम लोग अपने से डालते हैं तो आधा ज्यादा पेट्रोल तो नीचे ही गिर जाता है। क्यों बताइए? क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है भाई, पता है कि हम लोग को पता है कि अगर अपने से पेट्रोल डालेंगे थोड़ा बहुत पेट्रोल नुकसान होगा ही, तो जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो नॉर्मल लॉस है। और अगर आपने जितना सोचा था उससे कम नुकसान हुआ, आप सोचे थे 5% नुकसान होगा, आप सोचे थे 500 रुपया का वेस्टेज हो जाएगा, 300 रुपया का ही वेस्टेज हुआ, एक हिसाब से तो ये भी लॉस है, लेकिन इसको यहां पर क्या नाम दिया गया है? नॉर्मल गेन। व्हेन द एक्चुअल लॉस इज लेस देन नॉर्मल लॉस, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। लिखिए, क्योंकि सम्स में जब ये वर्ड हम अचानक से यूज करेंगे तो आप ये सोचना सरप्राइज क्यों दे रहे हैं। लिखिए प्लीज, लिखो लिखो, दिस अराइजेस when actual loss, आप लोग का इंटरनल कब से है? This arises when actual loss is less than normal loss। जब एक्चुअल लॉस कम होता है किससे बाबू? नॉर्मल। लास्ट वर्ड लिखिए, स्क्रैप वैल्यू। पता है ये स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? इसका मीनिंग लिखवाएंगे ना, बस वर्ड लिखवा दिए, ठीक है? ये 4 वर्ड आपको ना बार बार सम्स बनाएंगे ना, यही ही आज पे समझ गया ना? चलो बहुत बढ़िया। स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या होता है बताइए? कचरा का भाव। किसका भाव बताइए? उधर क्या देख रहे हो? कचरा का भाव। कचरा का भाव में जो चीज बिकता है ना उसको क्या बोलते हैं बताइए? स्क्रैप। बस है तो क्या बोलते हैं? स्क्रैप। स्क्रैप मतलब कचरा। इसका मतलब क्या हो? कचरा। सब उधर ही देख रहा है। तो स्क्रैप मतलब होता है कचरा, जो एकदम फालतू है, कचरा है, एवरीबडी इज लुकिंग एट यू। समझे ना? समझे ही नहीं क्या बोले? तो स्क्रैप का मतलब होता है कचरा। क्या था वो? कचरा। तो कचरा का भाव वाला देखो, जैसे हम ये वाला कैमरा लगा दिए, ये सीलिंग वाला कैमरा लगा दिया, तब मेरा जो स्टैंड था, 4-5 स्टैंड था, वो जो कचरा बदाम वीडियो बनाने के लिए स्टैंड होता है, वीडियो बनाने के लिए, तो स्टैंड में बस 4-5 था। कल उसको बेच दी, कितना रुपया बेचे? 20 रुपया में। नॉर्मली कम से कम समझिए अप्रोक्सीमेटली चारों स्टैंड मिला के 2000-3000 का स्टैंड था, लेकिन अब वो कितना में बिक रहा बताइए? 20 रुपया। क्या आपको दे देते वीडियो बनाने के लिए? स्क्रैप में बिका। किसे बिका बताइए? स्क्रैप। स्क्रैप मतलब समझ, कोई भी सामान जब वो वेस्टेज हो जाएगा ना, तो सब पूछा सरस्वती पूजा टाइम आ रहा, तो जितना भी फालतू का सामान है धीरे धीरे उसको सेल आउट करे, तो सेल आउट करेगा तो कितना बिकेगा? 20 रुपया 30 रुपया मिलेगा। कचरा का कभी भाव नहीं होता है, याद रखो भी, ठीक है ना? कचरा जो होता है ना उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। स्क्रैप फालतू जो सामान वेस्ट हो जाता है, आप समझ रहे हो? जो जैसे एग्जांपल दे दे आपको, देखिए, अगर कोई एक सिंपल सा चीज है, अगर कोई सामान हम लोग बना रहे हैं जो मेन प्रोडक्ट है, तो जो स्क्रैप होगा, जो बेकार सामान होगा, जो खराब हो गया होगा, उसका दाम आपको उतना थोड़ी मिलेगा, उसका दाम भी वैसे ही मिलेगा। तो स्क्रैप वैल्यू तो हमेशा कम होता है, स्क्रैप वैल्यू पे बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता है। अब ये सारे वर्ड्स ना बार बार सम्स में काम आने वाले हैं। अब हम लोग बनाएंगे फॉर्मेट। क्या बनाएंगे? फॉर्मेट। कॉपी में हमारी फॉर्मेट। अभी सम्स में जा ही नहीं रहे हम आज सम्स करेंगे ही नहीं, आज सम्स नहीं करेंगे। आपको ना क्या करें, बहुत इजी चेक करेंगे भी। आप देखो इजी क्यों बोले पता? सेम टू के इजी से इजी है सेम थ्री का कॉस्टिंग। इसका रीजन आप समझिए। सेम टू में कुछ चैप्टर ऐसा था जिसमें कोई लॉजिक नहीं, मतलब लॉजिक मतलब फॉर्मेट नहीं, अब डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, वहां पे झमेला हो जाता है। यहाँ पर क्या आपको पता है कि भाई ये फॉर्मेट होगा, ये आइटम जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, फॉर्मेट बेस। तो फॉर्मेट बेस होने से ही रहता है कि फेल तो नहीं हुई है, क्या उसमें गलती ज्यादा नहीं होगा। ये प्रोसेस कॉस्टिंग में अकाउंट बनाना 2-3 बस हो गया, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता है कि भाई ये वाला लाइन टानना है आपको, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाएगा। चलो सबसे पहले सबसे फेवरेट आप लोग का लिखिए प्रोसेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बाबू? फॉर्मेट दे दी 19। आ जाओ दो स्केल दो, निकल बाबू, हर चीज उधर से ही क्यों मांगते हो? प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट रेडी। आजा देखो, अब आपको बोले प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस, जैसे 2 प्रोसेस है। अब बोला प्रोसेस अकाउंट बनाइए, कभी बोलेगा खाली प्रोसेस 1 अकाउंट बनाइए, कभी बोला प्रोसेस 2 अकाउंट बनाइए। प्रोसेस अकाउंट बनाने से कैसे बनाएंगे? प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है बाबू? प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है सर जी? देख लीजिए, आ जाओ। एक कॉलम का नाम होगा यूनिट, एक कॉलम का अमाउंट होगा रुपीस, यहां पे होगा पर्टिकुलर्स। एक का नाम क्या होगा बताइए? यूनिट। एक का नाम क्या होगा बताइए? रुपीस। क्रेडिट
ऐसा क्या बाबू? डेविड। चले क्या? आ जाओ भाई। सबसे पहले प्लीज बात मत करो ना ज्यादा। देखो, जो पॉसिबल अकाउंट्स बनाने के लिए आपको दे सकता है उस सबका फॉर्मेट आपको बताते हैं। पहले प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में जितना भी खर्चा होगा ना प्रोसेस से रिलेटेड, सब डेबिट साइड में। क्या क्या आता है डेबिट साइड? देख लीजिए। टू मटेरियल, प्रोसेस से रिलेटेड। टू लेबर, प्रोसेस से रिलेटेड। ठीक है। टू एक्सपेंस, प्रोसेस से रिलेटेड। जो भी प्रोसेस से रिलेटेड होगा ना बाबू, सब ले लोगे। टू ओवरहेड, प्रोसेस से रिलेटेड। ठीक है ना? जितना भी खर्चा होगा वो सब इसमें डाल दोगे। किसमें डाल दोगे बताओ? प्रोसेस में। किसमें डाल दोगे बताओ? प्रोसेस में। अब यहां पर देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल। डिफेक्टिव मटेरियल, जो डिफेक्टिव मटेरियल है उसका भी तो कुछ खर्चा होता है ना जी। उसको रेक्टिफाई करने में खर्चा नहीं लगता है। कोई खराब मटेरियल उसको ठीक करके सामान बना। अब सोचो ना, क्या जबरदस्त चीज। आप सोचो, रात के अंधेरे में जब हम लोग सो जाते हैं, तब रात के अंदर क्या सोच रहे नहीं पता। रात के अंधेरे में जब हम लोग सो जाते हैं, तो रात के अंधेरे में क्या होता है ना, एक तो आदमी वैन लेकर के रास्ता में ना कचरा चुनता है। कचरा को चुनता है, समझ रहे? पिकिंग द गार्बेज। कचरा का अंदर घुस घुस के कचरा निकालता है। सोचिए सर, ये तो केएमसी वाला लोग करता है। नहीं, रात को देखोगे ना, एक तो वैन लेकर के आदमी, एक आदमी कभी दो आदमी, वो लोग क्या करता है, रास्ता में आता है और कचरा के अंदर ढुक ढुक के ना बोतल या फिर कोई भी सामान निकालते रहता है। और पता है उसका रिसाइकलिंग होता है। और एक तो वैन अगर रात भर कचरा बेचे, कचरा अगर बिछोगे ना कचरा का डब्बा में से, तो पूरा कचरा बीच करके रात भर में जो आप कचरा कर सिलेक्ट करोगे, 1,000 रुपये मिलेंगे। एक कचरा का जो वैन होता है उसका वैल्यू कितना है आपको? 1,000 रुपया। एक कचरा का वैन का वैल्यू कितना बताइए? 1,000 रुपये। ऐसे अगर 30 तो वैन अप्रोच का लाइन कितना हो गया बताइए? 30,000 रुपया। और महीना में कितना होगा? 30,000 इंटू 30 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैलकुलेटर भर जाएगा। तो ये देखो, ये भी इसका मतलब रिसाइकलिंग। कचरा का भी वैल्यू होता है, ये बस सोचिए आप। जब गार्बेज का अंदर जो कचरा है उसका भी काम है, उसका भी वैल्यू। बात समझ रहे ना? तो कचरा को चुन के फिर उसको यूजेबल मटेरियल बनाया जाता है। यूजेबल मटेरियल बनाया जाता है। उसका देखिए क्या है। अच्छा, अगर एबनॉर्मल गेन आएगा तो किधर लिखने का है? इधर, एबनॉर्मल गेन। प्लीज बात मत करो ना, प्लीज क्या मत करो। बाय नॉर्मल लॉस। अगर नॉर्मल लॉस रहेगा, देखो इंटरेस्टिंग बात है कि अकाउंट्स में कभी नॉर्मल लॉस का एंट्री नहीं होता, यहाँ पे नॉर्मल लॉस का एंट्री होता है। एबनॉर्मल लॉस होगा तो इधर। खाली याद रखना है कौन सा आइटम किधर आएगा बाबू, कौन सा आइटम। उसे देखिए, अगर इस प्रोसेस वन बना रहे हैं आप, तो प्रोसेस वन से आइटम कहां ट्रांसफर होगा? प्रोसेस टू। तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे बाई प्रोसेस टू। बाई प्रोसेस टू। अगर मान लीजिए वही प्रोसेस में खत्म हो जा रहा, तो फिनिश्ड स्टॉक में ट्रांसफर कर दोगे। कहां ट्रांसफर कर दोगे बताओ? फिनिश्ड स्टॉक। प्लीज कॉपी करिए। प्लीज अब देखो, अब सम्स में कैसे यूज करें, तो सम्स बनाएंगे तो देखेंगे। जल्दी में करो, और भी 3-4 का फॉर्मेट बनाना है। प्लीज लिखिए ना। अजय लिख रहा, ठीक है। पढ़ता ही नहीं। अजय से ले लीजिएगा। लीजिए तो अजय से ही लीजिए। आपका कॉपी किसका पास है? कुमकुम कौन है? आप तो खुद नहीं लिखते तो उसको कॉपी कर रहे हैं। आपका कॉपी लेके उसको कुछ मिलेगा भी तो नहीं। उससे भी ज्यादा है। बस बस हो गया। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा सर? आप लोग कल वाला इंग्लिश क्लास कर लेना। फिर से बोल गए। उसको भी लिंक दिया हुआ तो देखते रहे, मैं रास्ता से बैठ के।
भैया तो बताइएगा। चले नेक्स्ट नाउ, अगला फॉर्मेट बनाइए। इसमें कुछ नहीं देगा, बस खाली आपको विभिन्न विभिन्न अकाउंट बनाने के लिए देगा, बस वैरायटीज ऑफ अकाउंट्स। हाँ बाय फिनिश स्टॉक, एक ही में खत्म हो गया तो फिनिश स्टॉक। अगर फर्दर प्रोसेस नहीं हुआ तो पेज नंबर कितना था बोलिए? चलिए अब अगला अकाउंट है, लीजिए एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कोई भी अकाउंट बनाने दे सकता है आपको, समझे ना? तो फॉर्मेट क्या होगा वो अपना देख लीजिए अच्छे से भाई। सब में 2 कॉलम ही होगा अमाउंट का। क्या क्या 2 कॉलम बताइए? यूनिट और अमाउंट या रुपीज डायरेक्टली दीजिए, अमाउंट लिखना था कांड में। यहाँ पर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स रुपीज क्रेडिट, और इधर क्या होगा वो डेबिट। चलो अब आ जाओ, एबनॉर्मल लॉस में क्या लिखोगे? टू प्रोसेस। और एबनॉर्मल लॉस में अगर पैसा वैसा बेचा है कोई एसेट वैसेट को, तो उसमें सेल वैल्यू दिया रहेगा, समझे ना? तो उस पैसा आने से लिखिएगा बाय बैंक, और जो नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा उसको लिखिएगा बाय कॉस्टिंग पीएल। उतारी हो गया। इसके बाद सब छोटा छोटा अकाउंट है, बहुत इजी चैप्टर है ये। जिसको ये सब नहीं पढ़ा ना उसको पता है कि बहुत हार्ड है, बट है बहुत इजी टॉपिक। तो प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा प्रोसेस में। जितना देखो इसका मतलब क्या हो, जितना प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस होगा वो लोगे। अगर कुछ बेचोगे तो बाई बैंक लिखोगे, कुछ वैल्यू दिया रहेगा तो बाई बैंक लिखोगे। उसके बाद या तो प्रॉफिट या लॉस आएगा, तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? कॉस्टिंग पीएल। हो गया। अब इसको जब प्रैक्टिकली बनाओगे ना तो और बेटर समझ होगा। ये जस्ट फॉर्मेट कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या लिखना है नॉर्मली। हो गया, बोलिए। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन यूनिट्स एबनॉर्मल गेन
जितना एबनॉर्मल गेम होगा उसको पहले लिख दोगे बाय प्रोसेस अकाउंट में, बाय प्रोसेस बोल करके लिख दोगे। उसके बाद एबनॉर्मल गेम में क्या फायदा है, नॉर्मल लॉस से ऊपर होता है तभी वो क्या होता है एबनॉर्मल गेम। जो नॉर्मल लॉस रहेगा वो इधर लिख दोगे, और उसका जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको कहाँ लिख दोगे, टू कॉस्टिंग ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस। उतारिए। मुझे तो बता देना, ये भी उतार लिए, वाह। हो गया। नेक्स्ट में आइए, नॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस अकाउंट, यूनिट्स रुपीज, यूनिट्स रुपीज, क्रेडिट पर्टिकुलर्स डेबिट। जितना नॉर्मल लॉस होगा वो आपको लिखना है। जिस प्रोसेस में, प्रोसेस 1 में हुआ तो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 में हुआ तो प्रोसेस 2, जो भी प्रोसेस में होगा वो लिख दोगे, ठीक। जितना भी नॉर्मल लॉस हुआ प्रोसेस 1 अकाउंट। अच्छा, कोई पैसा अगर रियलाइज हुआ है नॉर्मल लॉस का तो वो लिख दोगे, कैश रियलाइज। अब उसके बाद जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बताइए। यहाँ पर जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो ट्रांसफर हो जाता है एबनॉर्मल गेन में। कहाँ ट्रांसफर हो जाता है बताइए, एबनॉर्मल गेन। तारीख हो गया। एक तो और फॉर्मेट है, बस खत्म हो जाएंगे, फिर अगले दिन आएंगे सम्स बनाना शुरू। एग्जाम में कोई एक तो अकाउंट बनाने दे दिया, कोई दो अकाउंट बनाने दे दिया, बस ना। कभी कभी बहुत ज्यादा हार्ड देना रहेगा तो सब अकाउंट बनाने दे दिया। हो गया, चले चलिए लास्ट देखिए। लास्ट अकाउंट लिखिए, फिनिश स्टॉक अकाउंट, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। कभी कभी रेट का कॉलम भी बना देते हैं इसमें, दरकार पड़ता है तो। फिनिश स्टॉक अकाउंट नॉर्मल लॉस में और फिनिश स्टॉक में अगर जरूरत पड़ेगा तो कभी कभी रेट का अमाउंट कॉलम भी बनाना पड़ेगा अमाउंट में।
यहाँ पे क्या लिखे यूनिट, यहाँ पे क्या लिखे अमाउंट, जरूरत पड़ेगा तो रेट भी बनाएंगे। चलो चलिए फिनिश स्टॉक अकाउंट में देखिए क्या क्या है भाई। जिस प्रोसेस से ट्रांसफर होकर के फिनिश स्टॉक आएगा, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। अब कॉमन सेंस है कि एक ही प्रोसेस में तो सामान नहीं बन जाता। मान लीजिए प्रोसेस 2 कंप्लीट करने के बाद गुड्स बन गया, प्रोसेस 2 अकाउंट्स जहां से ट्रांसफर करोगे, इधर लिखोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि सामान का कॉस्ट पता चल जाएगा, और जो बैलेंस आएगा उसको ट्रांसफर कर दोगे बाय बैलेंस सीडी तारीख। ठीक है, इतना फॉर्मेट रीडिंग करके आना, फिर जो बात होगा सो होगा।